पिछले कुछ दिनों में गूगल ने कुछ बड़े अपडेट्स जारी किए हैं। लिरिया 3 अब जेमिनी के अंदर पूरी म्यूजिक के साथ वोकल्स भी जनरेट कर रहा है। पोमेरिया बिजनेस के लिए एआई पावर्ड प्रोडक्ट फोटोशूट्स जोड़ रहा है। और स्टिच ने अभी अभी नए एजेंट्स पेश किए हैं जो एप्स डिजाइन करते हैं, ऐप स्टोर के लिए एसेट जनरेट करते हैं और सीधे कोड एडिटर्स में प्लग हो जाते हैं। बहुत कुछ एक साथ बदल रहा है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो गूगल ने आधिकारिक तौर पर लिरिया 3 लॉन्च कर दिया है, जो इसका नया म्यूजिक जनरेशन मॉडल है। और ये पिछले साल दिखाए गए मॉडल की तुलना में वाकई एक बड़ा कदम है। लिरिया 3 जेमिनी ऐप के अंदर रोल आउट हो रहा है और ये ड्रीम ट्रैक को भी पावर कर रहा है, जो यूट्यूब के क्रिएटर टूलकिट का हिस्सा है। ये अब सिर्फ कोई रिसर्च ओनली डेमो नहीं है। ये गूगल है जो म्यूजिक जनरेशन को सीधे उन कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स में ला रहा है जिन्हें पहले से ही लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी स्तर पर लिरिया 3 आपको प्राकृतिक भाषा के प्रॉम्प्ट्स को उपयोग करके 30 सेकंड के म्यूजिक ट्रैक जनरेट करने देता है। आप एक जॉनर, मूड, टेम्पो और यहाँ तक कि लिरिक्स की भाषा भी बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपको अपने खुद के लिरिक्स लाने की जरूरत नहीं है। लिरिया 3 लिरिक्स को अपने आप जनरेट करता है, साथ ही वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन भी। ये है वो आवाज जब जमीन नीचे पे खिसक जाती है। ये है उज्जवल पतन की शुरुआत। ये लिरिया 2 की तुलना में एक बड़ा उपयोगिता सुधार है जो पिछले महीने में लॉन्च हुआ था और जिसमें अभी भी ज्यादा मैनुअल इनपुट की जरूरत थी। इसे और भी दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि टेक्स्ट ही एकमात्र इनपुट नहीं है। आप कोई इमेज या वीडियो अपलोड कर सकते हैं और लिरिया 3 उस विजुअल कंटेंट से मेल खाता हुआ ट्रैक जनरेट करेगा। इससे आपको तुरंत पता चलता है कि गूगल म्यूजिक को टेक्स्ट और विजन के साथ एक फर्स्ट क्लास मोडालिटी की तरह ट्रीट कर रहा है। जेमिनी इकोसिस्टम में अब ऑडियो को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से लिरिया 3 48 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट पर 16 बिट पीसीएम स्टीरियो आउटपुट के साथ ऑडियो जनरेट करता है। ये असली प्रोडक्शन क्वालिटी ऑडियो है, कोई कंप्रेस डेमो फॉर्मेट नहीं। फिलहाल जेमिनी ऐप में आउटपुट की लंबाई 30 सेकंड तक सीमित है, लेकिन म्यूजिक की गुणवत्ता और जटिलता पहले से काफी बेहतर है। ये पूरे अरेंजमेंट्स हैं जिनमें कई इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल शामिल हैं, न कि सिर्फ जोड़े गए लूप्स। भीतर ही भीतर गूगल यहाँ एक कठिन समस्या का समाधान कर रहा है। म्यूजिक सतत और बहुस्तरीय होता है। आपको एक साथ मेलोडी, हार्मनी, रिदम, टिम्बर और लंबी दूरी की संगति से निपटना पड़ता है। एक गाना पहले सेकंड से लेके 30वें सेकंड तक एक ही गाने जैसा सुनाई देना चाहिए। लिरिया 3 को खास तौर पे इसी चीज को संभालने के लिए डिजाइन किया गया। ये पहले से बने हुए कंपोनेंट्स को जोड़ने के बजाय शुरू से ही म्यूजिक जनरेट करता है। गूगल ने आर्किटेक्चर को पूरी तरह से उजागर नहीं किया है, लेकिन वे ये बताते हैं कि अलग अलग म्यूजिक मॉडल्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ मॉडल पहले स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट करते हैं जो कि साउंड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। अन्य जैसे कि गूगल का ओपन सोर्स म्यूजिक एमएल कंप्रेस्ड ऑडियो टोकन्स के साथ काम करते हैं। लिरिया 3 इन नए जनरेशन के मॉडल्स में शामिल है जो सीधे हाई फिडेलिटी ऑडियो को संभाल सकते हैं और समय के साथ उसकी संरचना बनाए रखते हैं। अब यहाँ एक और परत है जो बहुत मायने रखती है, खासकर क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए। लिरिया 3 द्वारा जनरेट किए गए हर ट्रैक में गूगल की सिंथ आईडी तकनीक से बनाया गया एक अदृश्य वाटरमार्क होता है। ये वाटरमार्क सीधे ऑडियो वेव फॉर्म में एम्बेड किया जाता है। आप इसे सुन नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर इसे डिटेक्ट कर सकता है। चाहे ऑडियो को MP3 में कंप्रेस किया जाए, धीमा किया जाए या माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया जाए, वाटरमार्क बना रहता है। यूजर्स ये जान सकते हैं कि किसी ट्रैक में सिंथ आईडी है या नहीं, बस उसे जेमिनी ऐप में अपलोड करके। ये दिखाता है कि गूगल एट्रीब्यूशन और सुरक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। म्यूजिक जनरेशन से कॉपीराइट को लेकर स्पष्ट चिंताएं उठती हैं और सिंथ आईडी इस समस्या का उनका तकनीकी जवाब है। मेटा डेटा पर निर्भर रहने के बजाय जिसे हटाया जा सकता है, वे एक डिजिटल सिग्नेचर को खुद साउंड में एम्बेड कर रहे हैं। लिरिया 3 फिलहाल जेमिनी मोबाइल ऐप पर वयस्क यूजर्स के लिए उपलब्ध है। गूगल पहले ही कह चुका है कि डेस्कटॉप वर्जन अगले कुछ दिनों में आ रहा है। यूजेज कैप्स आपकी सब्सक्रिप्शन टियर पे निर्भर करते हैं, जिसमें गूगल AI प्लस, प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए लिमिट ज्यादा है। और भले ही अभी कोई सार्वजनिक API नहीं है, गूगल ने खुलकर इशारा किया है कि लिरिया 3 भविष्य में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए भी उपलब्ध हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य जेमिनी पावर्ड मॉडल्स। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कंज्यूमर टॉय से कहीं बड़ा बन जाता है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल जाता है। लिरिया 3 का एक रियल टाइम पहलू भी है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। गूगल डीप माइंड ने लिरिया रियल टाइम नाम की एक चीज पेश की। क्लासिक प्रॉम्प्ट और वेट वर्कफ्लो के बजाय ये सिस्टम एक चंक बेस्ड ऑटो रेग्रेसिव स्ट्रीम पर काम करता है। ऑडियो 2 सेकंड के चंक्स में बाई डायरेक्शनल वेब सॉकेट कनेक्शन के जरिए जनरेट किया जाता है। मॉडल पिछले कॉन्टेक्स्ट को पीछे देखकर ग्रुप बनाए रखता है और यूजर कंट्रोल्स को आगे देखकर स्टाइल और डायरेक्शन को एडजस्ट करता है। ये वेटेड प्रॉम्प्ट्स के जरिए लाइव स्टीयरिंग की सुविधा देता है। आप म्यूजिक बजते समय मोड या इंस्ट्रूमेंटेशन बदल सकते हैं और मॉडल रियल टाइम में खुद को एडजस्ट कर लेता है। कंट्रोल चेंज के लिए लेटेंसी 2 सेकंड से भी कम है। ये स्थिर जनरेशन की तुलना में एक बिल्कुल अलग क्रिएटिव अनुभव है।
इसके अलावा गूगल ने जिसे वे म्यूजिक एआई सैंडबॉक्स कहते हैं वो भी बनाया है। ये उन संगीतकारों और क्रिएटर्स के लिए है जो और ज्यादा हाथों हाथ कंट्रोल चाहते हैं। आप एक साधारण हम या बेसिक पियानो लाइन को लेकर उसे एक पूरा ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट में बदल सकते हैं। आप मिडी कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके वोकल क्वायर जनरेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए इंस्ट्रूमेंट्स बदल सकते हैं जबकि मेलोडी वही रहती है। ये ह्यूमन इन द लूप एआई है जिसमें मॉडल ऐसा कुछ बन जाता है जिसके साथ आप जैम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ उससे सवाल पूछ सकते हैं। अब स्वाभाविक रूप से इससे गूगल सीधे तौर पर सुनो और ऑडियो जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाता है। सुनो ने पिछले नवंबर में $250 मिलियन जुटाए थे और ये आकर्षक वायरल फ्रेंडली म्यूजिक पे फोकस करता है जिसमें मल्टी स्टेम ट्रैक स्प्लिटिंग जैसी खूबियां हैं। ऑडियो स्टूडियो ग्रेड फिडेलिटी और एडवांस्ड एडिटिंग की ओर झुकाव रखता है जिसमें इन पेंटिंग और एक्सटेंशन के साथ 15 मिनट तक के लॉन्ग फॉर्म ट्रैक शामिल हैं। गूगल की वर्तमान सीमा 30 सेकंड की कैप है, लेकिन उनकी ताकत है स्पीड, मल्टी मॉडल इनपुट और जेमिनी के साथ मजबूत इंटीग्रेशन। और यही यहाँ की मुख्य बात है, इंटीग्रेशन। जहां लिरिया 3 म्यूजिक को संभालता है, वहीं गूगल समानांतर रूप से विजुअल जनरेशन और डिजाइन टूल्स का भी विस्तार कर रहा है। यही हमें पोमेली तक गया होता है। ओमेली गूगल लैब्स का एआई मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट है जिसे डीप माइंड की मदद से बनाया गया है। ये अक्टूबर 2025 में एक पब्लिक बीटा के रूप में लॉन्च हुआ था जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर केंद्रित है। ये फिलहाल मुफ्त है और 4 अंग्रेजी बोलने वाले बाजारों में उपलब्ध है। लॉन्च के बाद से गूगल चुपचाप इसमें फीचर्स जोड़ता रहा है और अब पोमेली कुछ नया फोटोशूट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोटोशूट को एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेशेवर उत्पाद फोटोग्राफी महंगी होती है। स्टूडियो, लाइटिंग, फोटोग्राफर, पोस्ट प्रोसेसिंग, स्टॉक लाइसेंसिंग, ये सब मिलके जल्दी ही खर्चा बढ़ा देते हैं। फोटोशूट व्यवसायों को उनके भौतिक उत्पाद की एक छवि अपलोड करने, विजुअल थीम्स में से चुनने, उन थीम से मेल खाते टेम्पलेट सेलेक्ट करने और फिर ऐसे शानदार मार्केटिंग इमेजेस जनरेट करने की सुविधा देता है जैसे कि उत्पाद ने एक प्रोफेशनल फोटो सेशन कराया हो। ये इमेजेस सीधे पोमेली के मौजूदा कैंपेन फ्लो में फिट हो जाती हैं। पोमेली पहले से ही एक चीज का इस्तेमाल करता है जिसे बिजनेस डीएनए प्रोफाइल कहा जाता है, जो किसी ब्रांड की पहचान, टोन और विजुअल स्टाइल को कैप्चर करता है। फोटोशूट उसी नींव पे आधारित है और सोशल मीडिया, विज्ञापन और कैंपेन के लिए तैयार टू यूज एसेट्स तैयार करता है, वो भी प्लेटफॉर्म छोड़े बिना। ये साफ तौर पर उन ई कॉमर्स विक्रेताओं, उत्पाद ब्रांड्स और छोटे रिटेलर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनके पास बड़े स्तर पर प्रोफेशनल फोटोग्राफी की सुविधा नहीं है, और ये एक बड़े ट्रेंड में फिट बैठता है। जनवरी 2026 में पोमेली ने VO 3.1 इंटीग्रेशन के जरिए एनिमेट फीचर जोड़ा जिससे एनिमेटेड एसेट्स बनाना संभव हो गया। फोटोशूट भी वही लेयरिंग अप्रोच अपनाता है जिसमें ब्रांड आइडेंटिटी और कैंपेन वर्कफ्लो के ऊपर एक और जनरेटिव क्षमता जोड़ी जाती है। पोमेली अभी भी आधिकारिक रूप से पब्लिक बीटा में है, लेकिन जिस रफ्तार से गूगल इसमें बदलाव कर रहा है, फोटोशूट का जल्द ही रिलीज होना संभव लगता है। गूगल पोमेली को SMB मार्केटिंग ऑटोमेशन में एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश कर रहा है, सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर नहीं। अब चलिए डिजाइन और एजेंट्स की ओर बढ़ते हैं। स्टिच गूगल का AI डिजाइन टूल है। ये गूगल I/O 2025 में गैलीलियो AI के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में लॉन्च हुआ था। तब से गूगल लगातार इसकी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। स्टिच पहले से ही सभी एजेंट्स के लिए फिग्मा एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है और इसी महीने की शुरुआत में गूगल ने शुरुआती चरण की खोज के लिए ID एजेंट लॉन्च किया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट बिल्ड्स में हैटर नाम का एक नया एजेंट सामने आया है। हैटर को एक ऐसे एजेंट के रूप में बताया गया है जो उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन बना सकता है। अभी जब इसे ट्रिगर किया जाता है तो ये स्टैंडर्ड डिजाइन फ्लो की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन लेबलिंग मायने रखती है। गूगल इसे मॉडल नहीं बल्कि एजेंट कह रहा है। इससे संकेत मिलता है कि इसका उद्देश्य समय के साथ अधिक जटिल बहुचरणीय डिजाइन कार्यों को संभालना है, न कि केवल एक आउटपुट जनरेट करना। ये संभवतः डीप डिजाइन नामक किसी चीज से जुड़ा है जिसे पहले भी देखा गया है। इसे डीप थिंक के डिजाइन केंद्रित समकक्ष के रूप में सोचें, जो UI और लेआउट जनरेशन में गहरी सोच और तर्क का उपयोग करता है, सिर्फ स्क्रीन बनाने के बजाय। हैटर जैसे एजेंट फ्लो, कंस्ट्रेंट्स और डिजाइन सिस्टम्स के बारे में एक एक कदम सोच सकते हैं। हैटर के साथ साथ स्टिच बिल्ड्स में 2 और फीचर्स सामने आए हैं। पहला है ऐप स्टोर एसेट जनरेशन। ये फीचर मोबाइल ऐप डिजाइन करने वाले यूजर्स को स्टोर के लिए तैयार स्क्रीनशॉट्स, डिस्क्रिप्शन और ऐप आइकन अपने आप जनरेट करने की सुविधा देता है। इंडी डेवलपर्स और छोटी टीमों के लिए ये बहुत बड़ा टाइम सेवर है। आप प्रोटोटाइप से लेकर ऐप स्टोर विजुअल्स तक बिना टूल बदले या डिजाइनर हायर किए जा सकते हैं। दूसरा है नेटिव MCP इंटीग्रेशन। MCP का मतलब है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और इस मामले में गूगल इसे सीधे स्टिच के एक्सपोर्ट मेन्यू में बना रहा है। पहले डेवलपर्स को लवेबल जैसे थर्ड पार्टी कनेक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। नेटिव MCP के साथ स्टिच एक API की जनरेट कर सकता है और सीधे कर्सर, क्लॉड कोड और जेमिनी CLI जैसे टूल से कनेक्ट हो सकता है। कम्युनिटी द्वारा बनाए गए MCP ब्रिजेस पहले से ही गिटहब पर मौजूद हैं, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंप्लीमेंटेशन से ये बाधा काफी हद तक कम हो जाती है।
डिजाइनर और डेवलपर स्टिच डिजाइनों को सीधे अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में बहुत ही कम रुकावट के साथ ला सकते हैं। और एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, गूगल ये सब करते हुए भी लेटेंसी को कम रख रहा है। लेरिया रियल टाइम 2 सेकंड से भी कम कंट्रोल लेटेंसी के साथ काम करता है। स्टिच सीधे कोडिंग टूल्स में इंटीग्रेट होता है। पोमेली सीधे कैंपेन वर्कफ्लो के अंदर ही एसेट जनरेट करता है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है गूगल का मॉडल घोषणाओं से सिस्टम बिल्डिंग की ओर बढ़ना। म्यूजिक, इमेजेस, डिजाइन, एजेंट्स और डिप्लॉयमेंट अब एक सतत क्रिएटिव स्टैक में घुलने मिलने लगे हैं। अभी सब कुछ पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। एपीआईज अभी भी सीमित है। ट्रैक की लंबाई अभी भी सीमित है। कुछ एजेंट साफ तौर पर शुरुआती चरण में है, लेकिन दिशा बहुत सोच समझकर तय की गई है। फिलहाल चीजें यहीं पर हैं। अगर आप ऐसे और ब्रेकडाउन्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।